अभी लास्ट क्लास में आप लोग को बताया गया कैसे ज्वाइन करना है। हम्म। बताओ। हम्म। हम्म। डैश फॉर्म में मतलब जो डैश इलिप्स था डिराइव्ड नंबर हमने कौन सा बताया था। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने आपको बताया ना कि जो कि डिराइव्ड होगा किसी से, जो भी एट्रीब्यूट डिराइव्ड होगा। जैसे मैंने बताया कि एज लिखना है, तो एज क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ से डिराइव्ड है। ठीक है। तो जो एज होगा वो डैश इलिप्स में आ जाएगा, ये बताया मैंने। वो ये बताइए, एड्रेस डिराइव्ड नहीं है, वो कंपोजिट था। आप ध्यान से देखिए जरा उसको, एक बार ध्यान से देखिए, कंपोजिट था वो डिराइव्ड क्यों होगा, एड्रेस किससे डिराइव हुआ है। हाँ हाँ, तो एड्रेस एड्रेस क्यों डिराइव्ड हो, एड्रेस तो कंपोजिट है, अपने आप में कैपेबल नहीं है। आपने देखा होगा उसमें, मैंने देखा था 3 एरो एक साथ जुड़े हुए थे तब, तो वो डिराइव्ड कहाँ था, वो ऐसे डैश कहाँ बना था। इवन डैश वाला नहीं, एड्रेस को नहीं लिख सकते, आपने गलत समझा। आप जो हमने आपको नोट्स दिए हैं देखिए, उसमें कहीं डैश वाला बना ही नहीं है। हाँ, वो मैंने स्पेशल केस इसीलिए बताया था जो कि डिराइव्ड होता है, जहाँ पे ये हमको लगता है कि ये डिराइव्ड है, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से ड्राइव हुआ है। और उसका मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया था एज। आपने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया, दोनों चीजों को आपने मिक्स कर लिया। मेरी आवाज आ रही सभी को तेज एकदम, जैसी आनी चाहिए। हाँ। तो अभी सीके सर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिस तरह से आपको
क्लास ज्वाइन करनी है ऐसा आप सब क्लास में कर लीजिए, हम अननेसेसरी का इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो उन्होंने जो बताया है वो सब लोग उसको एज इट इज फॉलो करें, वो सब क्लास में करें। ये ना हो कि वन बाय वन कोई आपको बताता रहे फिर आप उसमें इतना टाइम सबका लेते जाएं। ठीक है, वो नया फॉर्मेट है अब। तो अभी ये वाली क्लास कर लीजिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है डेटा फ्लो डायग्राम। हाँ हाँ, अटेंडेंस, अटेंडेंस जो भी बताया वही वाला फॉर्मेट अटेंडेंस लिया जाएगा। और कोशिश करिए कि जो अभी एक दो दिन में प्रैक्टिस कर लीजिए, जो आपको कॉलेज की आईडी मिली है क्लास उसी से ज्वाइन करिए, उससे क्लास ज्वाइन होती है, क्योंकि मैं भी उसी डोमेन से क्लास ले रहा हूँ, आप भी उसी से क्लास क्रिएट करके अपना जो है क्लास ज्वाइन कर लीजिए, इजिली ज्वाइन हो जाएगी। ठीक, डेटा फ्लो डायग्राम आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट और इतना वैल्यूएबल है जितना कि किसी भी रिपोर्ट का सबमिशन। अगर आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो बिना डेटा फ्लो डायग्राम के रिपोर्ट कंप्लीट नहीं मानी जाती है। सो एज नेम सजेस्ट, डेटा फ्लो डायग्राम यानी डेटा कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, कितने आउटपुट्स के बाद कितने इनपुट्स के बाद आउटपुट आपको कहाँ पे लेके जा रहा है, स्टोर कहाँ पे हो रहा है। एक्चुअली में जो हम लोग टेबल्स बनाते हैं, तो टेबल्स जो हैं वो एक्चुअली जो आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड या कन्वर्टेड फॉर्म है आफ्टर एनालिसिस ऑफ, जो ये एक्चुअली में ये सब हम लोग क्या कहलाते हैं, एनालिसिस टूल्स। तो जो डीएफडी और साथ ही साथ आपका जो ईआर डायग्राम हम लोगों ने कल पढ़ा था, इनके एनालिसिस करने के बाद ही हमारा टेबल या डेटाबेस बनता है या क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है? तो और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आपका जो ईआर डायग्राम है और डेटा फ्लो डायग्राम है दोनों मैच होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि वो कुछ और कह रहा है ईआर डायग्राम में और जो डीएफडी है वो कुछ और कह रहा है। तो दोनों, चाहे टेबल हो, चाहे जो टेबल के साथ साथ जो है आपका वो कह सकते हैं क्या नाम है आपका, ईआर डायग्राम है और डीएफडी है, ये एक्चुअल में जब तीनों को एक साथ लेकर के बैठेंगे तो तीनों मैच होने चाहिए। हमने कल आपको बताया था ऑल एंटिटीज और रिलेशनशिप शुड बी कन्वर्टेड इनटू द नेम ऑफ टेबल्स, और आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे। फर्दर अभी इसमें भी बताऊंगा कि इसमें आपका क्या कॉलम होगा और क्या टेबल का नाम होगा। सो ये तरीके से आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है, रीडेबल है कि साइज और बड़ा करूँ? हाँ, ओके। सो डीएफडी जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, डीएफडी इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। द फ्लो ऑफ डेटा ऑफ सिस्टम और प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्चुअली डीएफडी और डेटा फ्लो डायग्राम। It gives insight into the inputs and output of each entity and process itself. DFD does not have control flow. बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, ये कहीं भी कंट्रोल करने के लिए, ये अभी हम आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में भी लगाएंगे, बताएंगे। ये पॉइंट इसमें आपका फिट हो जाएगा, इसको हम लगा लेंगे कि इससे आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि डीएफडी अनकंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट होता है। It has many advantages, but there are some limitations or disadvantages of DFD also. तो DFD जो है वो uncontrolled flow जो है वो represent करता है, and no loops or decision rules are present. These are some crises or drawbacks. Specific operation depending on the type of data can be explained by another term, जो एक अनदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ही बिगिनिंग में या बहुत बिगिनर्स के लिए होता है फ्लो चार्ट। एक क्वेश्चन भी आता है और इसके कंटिन्यूअस में अभी आप स्ट्रक्चर चार्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बाद में स्ट्रक्चर चार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफरेंस भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि फ्लो चार्ट, स्ट्रक्चर चार्ट और डीएफडी में अंतर क्या है। तो जो कुछ
जो कुछ जो बेसिक्स हैं, जो कुछ जो आपके जो शॉर्टफॉल्स हैं, या कुछ ऐसे ऑपरेशंस जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं डीएफडी में, वो आप फ्लो चार्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेटा फ्लो को आप कई तरीके से डिफरेंट रिप्रेजेंटेटेड वे में आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डीएफडी बिलोंग्स टू स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस मॉडलिंग टूल्स। एक्चुअल में एनालिसिस टूल्स में ही स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस मॉडलिंग टूल्स है, दो होती हैं, फिजिकल और लॉजिकल। तो डीएफडी दोनों में ही आता है। तो मॉडलिंग टूल्स आपके दो होते हैं, फिजिकल और लॉजिकल। डीएफडी एक ऐसा टूल है जो फिजिकल में भी आएगा और लॉजिकल में भी आएगा। डेटाबेस में फिजिकल और लॉजिकल आप लोग समझ गए, पढ़ाया गया अभी नहीं पढ़ाया गया? बोलते रहिए। देखिए हाँ, तो यहाँ पे इसका डिस्कशन आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। फिजिकल, जैसे नाम आप देख पा रहे हैं, फिजिकल का मतलब हो गया कि डेटा का फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब हो गया कि उसका नाम, उसका साइज, ठीक है, उसका जो है लेंथ, डेटा टाइप, और साथ ही साथ ये क्या हो सकता है, इनका स्टोरेज। लॉजिकल का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। अब हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है, ये हमारा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर लें। नेम में नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट डाला है, अभी आपको लैब कराई जाएगी तो बताया जाएगा। नॉट नल एक कॉन्स्ट्रेंट होता है, नॉट नल में आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। प्राइमरी की तो ऑटोमेटिकली एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आप प्राइमरी की वाले कॉलम को कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसमें भी ये है इम्पोर्टेंट कि आप इसको भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसको भी आप खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो नॉट नल, तो लॉजिकल, लॉजिक को डेटा जो इसके डीएफडी पॉइंट ऑफ व्यू को जो है लॉजिकल वे में रिप्रेजेंट करता है, और फिजिकल, फिजिकल अपीयरेंस में कैसे लुक एंड फील आएगा, इस पे इसको रिप्रेजेंट करता है। तो डीएफडी एक ऐसा टूल है जो लॉजिकल और फिजिकल दोनों मॉडलिंग में फिट होता है। So data flow diagrams are very popular because they help us to visualize the major steps and data involved in software development process. There are different components of DFD. बहुत सारे components होते हैं। First one is process. सबसे पहला होता है process. तो अभी हम आपको इसके सिंबल्स भी बताएंगे। जो सिंबल्स का काम क्या होता है कि किस सिंबल के लिए कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, या इस सिंबल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो प्रोसेस जो है एक्चुअल मेन इसका आप कह सकते हैं एक एक्टर होता है, एक कंस्ट्रक्ट होता है। सो प्रोसेस दैट इज इनपुट टू आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन इन अ सिस्टम टेक प्लेस बिकॉज ऑफ प्रोसेस फंक्शन। यही बताएगा कि क्या काम हो रहा है। हम आपको एक डीएफडी बना के भी बताएंगे, यही बताएगा कि आपका काम क्या हो रहा है, काम क्या चलने जा रहा है। द सिंबल ऑफ प्रोसेस आर रेक्टेंगुलर विद राउंडेड कॉर्नर्स, ओवल्स, रेक्टेंगल और सर्कल। लेकिन अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्रोसेस को हम लोग सर्किल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल का हमारा दूसरा यूज है। ये जनरलाइज वे में डेटा फ्लो डायग्राम बता रहा है, लेकिन हमको जो ऑप्ट करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर्म में करना है, तो हमारे लिए प्रोसेस जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सिंबल हम लोग यूज करेंगे, दैट विल बी सर्किल। अभी मैं आपको बताऊंगा। द प्रोसेस इज नेम अ शॉर्ट सेंटेंस इन वन वर्ड और फ्रेज टू एक्सप्रेस इट्स इसेंस, ठीक। सेकेंड है डेटा फ्लो। Data flow describe the information transferring between different parts of the system. अभी हम लोग डेटा फ्लो भी आपको बताएंगे कि कहाँ से डेटा कहाँ जा रहा है। तो जो फ्लोज होते हैं दैट विल बी एरोस, और वो रिप्रेजेंट करेगा कि डेटा कहाँ से लेकर के कहाँ जा रहा है, ठीक है। द एरो सिंबल इज द सिंबल ऑफ डेटा फ्लो। अ रिलायबल नेम should be given to the flow to determine the information which is being moved. Data flow also represent material along with information
that is being moved. Material shifts are modeled in systems that are not merely informative, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, बल्कि ये रिप्रेजेंट करता है मॉडल इन सिस्टम दैट आर नॉट merely informative, also type of information. It is also a type of information. A given flow should be only transfer as single type of information. The direction of flow is represented by the arrow, which can also be bidirectional. जो एरो होगा वो कभी कभी बाई डायरेक्शनल भी होगा, सिंगल डायरेक्शनल भी होगा, बाई डायरेक्शनल भी होगा. ठीक है. अब ये देखिए वेयर हाउस. वेयर हाउस का मतलब हो गया डेटाबेस. हमारे टर्म में वेयर हाउस का मतलब हो गया डेटा वेयर हाउस यानी डेटाबेस. द डेटा इज स्टोर्ड इन द वेयर हाउस फॉर द फ्यूचर यूज, फॉर द लेटर पर्पस. हम लोग जब भी एक फॉर्म बनाते हैं, जब भी हम यूजर इंटरेक्टिव फॉर्म बनाते हैं, तो यूजर से इनपुट लेते हैं और इनपुट को स्टोर करते हैं डेटाबेस में. उसके बाद जब यूजर कोई क्वेरी करता है तो इसको इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस करके मीनिंगफुल वे में यूजर के कंसोल पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो डेटाबेस का काम यही है, इकट्ठा करना. वेयर हाउस का मतलब इकट्ठा करना. इसके जो सिंबल हैं वो टू हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल, टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन. अभी आपको सब दिखाएंगे, अभी रिप्रेजेंट करके बताएंगे. वो स्टोर करने के लिए होता है. बहुत सारे लोग दूसरे तरीके से भी स्टोर करते हैं, वो भी हम लोग सिंबल में अभी रिप्रेजेंट कर देंगे. The warehouse is simply not restricted to being a data file. Rather, it can be anything like a folder with documents, an optical disk or a filing cabinet. Image कुछ भी हो सकता है. डेटा वेयर हाउस में आप कुछ भी, जो भी यूजर से आप कैप्चर कर रहे हैं और जहां इसको स्टोर कर रहे हैं, वो इसका पार्ट है. वो डेटा है और वो डेटा वेयर हाउस में स्टोर हो रहा है. The data warehouse can be viewed independent of its implementation. When data flow from the warehouse, it is considered as data reading, and when data flows to the warehouse, it is called data entry or data updation. ये हम सब लोग को पता है. और जो इसका फोर्थ फेज होता है, that is your terminator. The terminator is an external entity that stands outside the system and communicates with the system. मतलब टर्मिनेटर का मतलब हो गया कि अगर आपने कहीं भी किसी भी जगह उसको आउटपुट को रिप्रेजेंट कर दिया, टर्मिनेटर का मतलब अब सारा काम खत्म हो गया है और रिजल्ट शो करने का समय हो गया है. बस समझ लीजिए कि वही टर्मिनेटर यहाँ डीएफडी में है. टर्मिनेटर का मतलब वो अंत नहीं है. यहाँ पे हमने जब भी कंसोल पे आउटपुट दिखा दिया, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया. तो टर्मिनेटर इज एन एक्सटर्नल एंटिटी दैट स्टैंड्स आउटसाइड ऑफ द सिस्टम एंड कम्युनिकेट विद द सिस्टम. इट कैन बी फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक, ग्रुप ऑफ पीपल लाइक कस्टमर्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन which is not part of the model. I already told you, ये किसी का मॉडल नहीं है. आपने बैंकिंग सिस्टम बनाया तो बैंकिंग सिस्टम का जो रिपोर्ट वगैरह आया, रेफरेंस आया, वो आपका टर्मिनेटर, वो आपकी रिपोर्ट आ गई. एंड इट आल्सो नोन एज समटाइम एक्सटर्नल एंटिटी. अभी मैं आपको सिंबल भी बताऊंगा इसका. सो एक टिपिकल एग्जांपल, एक आपको पिक्टोरियल दिखाया जा रहा है थोड़ा सा. अभी ये कितना वर्कआउट होता है हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये सिंबल्स जो है हम नहीं यूज करेंगे, हम चूंकि इसको रेफर कर रहे हैं. तो आपने देखा डेटा वेयर हाउस, जो दो पैरेलल लाइन के बीच में डेटा वेयर हाउस आप देख पा रहे हैं, ये आपका डेटाबेस है. डेटाबेस का टेबल का नाम है. जो आप प्रोसेसिंग लिख के देख रहे हैं, दिस इज प्रोसेस बॉक्स. तो हम ये ओवल और इस तरह का नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ डायरेक्ट सर्किल यूज करेंगे. यहाँ पे यूजर है, वो आपका एंटिटी है, और यहाँ पे एक्सटर्नल एंटिटी मिस है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनपुट दिया है, आउटपुट यूजर के पास पहुंच गया, लेकिन अभी एक्सटर्नल एंटिटी के फॉर्म में इसको नहीं दिखाया गया. और जो आपके रेड एरोज हैं, दीज आर द फ्लो ऑफ डेटा. ठीक है.
There are different types of data flow diagram, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जो पहला स्टेटमेंट होता है, जो जो जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो क्विक सोल्यूशन आया या फर्स्ट अल्टरनेटिव आया, जो आपने उसको डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम और जीरो लेवल डायग्राम। जीरो लेवल डायग्राम आपका होता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। फिर फर्दर इनको आप क्या करते हैं, ब्रेकआउट करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे स्टेप्स में। तो जैसे जैसे आप ब्रेक करते जाएंगे उसका लेवल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। जनरली हम अपने प्रोजेक्ट में 0 और 1 लेवल डीएफडी ही लगाते हैं, क्योंकि 0 अपने आप में कैपेबल होता है, 1 लाइन स्टेटमेंट, 1 लाइन जो है स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, एंड 1 लेवल फॉर द डिकम्पोजिशन टू एक्चुअली और क्लेरिफाई द फ्लो ऑफ डेटा फॉर एंटायर प्रोजेक्ट। बस इससे ज्यादा हम नहीं करते। और बहुत अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उतना ही आप उसको फिर डिकम्पोज कर लीजिए। मैं आपको बताते हैं इसकी लेवलिंग कैसे बनाते हैं। तो पहले तो ये सब करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ आने से पहले थोड़ा रूल जान लेते हैं। रूल फॉर क्रिएटिंग डीएफडी: द नेम ऑफ एंटिटी शुड बी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल विदाउट एनी एक्स्ट्रा असिस्टेंस लाइक कमेंट्स, ये सब हमें नहीं रखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद द प्रोसेसेस शुड बी नंबर्ड और पुट इन ऑर्डर लिस्ट टू बी रेफर्ड इजिली। वो आपको बताएंगे किस तरह से प्रोसेस के नंबर देने हैं, नंबर कैसे दिए जाते हैं, नंबर देने के बाद उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। द डीएफडी शुड मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल डीएफडी लेवल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम इसको फर्दर डिकम्पोज करते हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि डीएफडी की एक ये डिसएडवांटेज भी है, अभी हम बात करेंगे। जरूरी नहीं कि हम पूरे एंटायर डीएफडी ये सारे प्रोसेस को ही डिकम्पोज करें और वो हमारा लेवल फर्दर फॉर्म हो जाए, यानी 1 लेवल पे हमने काम किया और पूरे को फिर अगर उसमें 3 प्रोसेस कॉल हो रहे हैं तो तीनों प्रोसेस को आपने डिकम्पोज किया तो वो 2 लेवल बना। नहीं, अगर हमको उनमें से 1 लेवल में सिर्फ किसी एक जो लेवल के प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस का जो है फर्स्ट लेवल का एक प्रोसेस को भी डिकम्पोज करके उसको हम फर्दर इनिशिएट कर दे रहे हैं या और ज्यादा क्लेरिफाई कर दे रहे हैं, तब भी वो 2 लेवल में हो जाएगा। बाकी के बचे हुए आपके एज इट इज पढ़े रहेंगे। समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक हम भी और आएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको लूज पॉइंट बताते चले जा रहे हैं। A single DFD can have maximum process up to 9 and minimum 3 processes। तो ये मान के चलिए कि हमारे पास 3 प्रोसेसेस तो होने ही होने चाहिए, वरना डीएफडी बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत अच्छे समझिएगा। और जो 3 प्रोसेस की बात कर रहा हूँ ये मैं 1 लेवल की बात कर रहा हूँ, ये 0 लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। 0 लेवल इज आल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। कहीं चाहे तो नोट करते चलिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सब चीज इसमें नहीं मिलेगी यहाँ पर। So zero level diagram is also known as context, CONTEXT diagram. Now come to the level of DFD. I already told you that there are different level of DFD. DFD uses hierarchy to maintain transparency. Thus, multi-level DFD can be created. Level of DFD may be zero level, वो बनना ही बनना है, चाहे जितना छोटा हो या चाहे जितना बड़ा प्रोग्राम हो। 0 लेवल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जिसमें सिर्फ एक प्रोसेस होता है। फिर 1 लेवल में मिनिमम 3 से लेकर के 9 प्रोसेस बॉक्स होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं। और फिर 2 लेवल, इसमें कोई रेगुलेशन नहीं हो रहा है, आप जो 1 लेवल के किसी भी एक या 2 प्रोसेस को डिकम्पोज कर लीजिए वो सेकंड लेवल में आ जाएगा। फिर 2 लेवल के किसी एक प्रोसेस को या 2 प्रोसेस को डिकम्पोज कर लीजिए, वो थर्ड लेवल में आ जाएगा। ठीक। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ डीएफडी। सो डीएफडी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग एंड द लिमिट्स ऑफ अ सिस्टम। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which is very easy to understand as it helps visualize contents
Data flow diagram represent a detailed and well-explained diagram of system components. It is used as part of system documentation file. Data flow diagram can be understood by both technical और non-technical person. Technical जो developer है, non-technical जो आपका end user है. Because it is very easy to understand. अगर सब कुछ सही है. But after analyzing these very and good, आप ये कह सकते हैं आपके जो advantages हैं, इसके बाद भी there are some disadvantages of DFD also. बहुत सारे disadvantages भी हैं. All time DFD can confuse the programmer regarding the system. ये हमेशा ये आपको कंफ्यूज करता ही रहेगा. प्रोग्रामर को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि डिकम्पोजिशन कभी खत्म नहीं होता है. Data flow diagram takes long time to be generated, and many times due to this reason denied the permission to work on it. कभी कभी ये भी होता है कि जो आपका एनालिस्ट है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो फर्दर जो डिकम्पोजिशन है उसको अलाउ ही नहीं करते हैं. ये थोड़ा सा इसका एक ये ड्रॉबैक भी है कि इतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन का जो इसमें प्रोसेस है, इतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन को ये अलाउ करते हैं कि एक लेवल के बाद डिकम्पोजिशन को फिर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि जितना आप डिकम्पोज करेंगे तो उतना ही चैलेंजिंग होगा इसको इम्प्लीमेंट करने में आपको उतनी ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली होती है बाद में फर्दर. साथ ही साथ जो जब आप सक्सेसिव डिकम्पोजिशन करते हैं, देयर आर यू कैन से दैट another drawback come to when you are going to successive decomposition. यानी एक प्रोसेस पहले डिकम्पोज हो, फिर वही प्रोसेस दूसरे लेवल पे डिकम्पोज हो, फिर वही प्रोसेस तीसरे लेवल पे डिकम्पोज हुआ, तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली जाती है क्योंकि DFD कहीं रोक नहीं रहा है कि आप इस एंड पे जा करके यहाँ पे रुक जाइए, अब आपको नहीं करना है, या यहाँ पे अब ये फाइनल है. क्योंकि हमारी जो अप्रोच रहती है वो कस्टमर ओरिएंटेड कस्टमाइज रहती है, तो सजेशन चेंजेस आर ऑलवेज वेलकम. नेक्स्ट, कंट्रोल एस्पेक्ट्स जो आपके हैं आर नॉट डिफाइंड बाय DFD. ये कभी भी कंट्रोल कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था, कंट्रोल जो है कोई नहीं होता है, किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं है कि आप इसको अब क्लोज कर दीजिए और ना ही यूज करिए. किसी भी लेवल पे कहीं पे भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये अब कंप्लीट हो गया है. हमेशा फर्दर लेवल के लिए स्कोप बना रहता है. कोई भी लेवल आप बनाएंगे तो जो नेक्स्ट लेवल का स्कोप हमेशा ओपन रहता है. आप देखिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं, अभी आप भी लिखेंगे अपने समर ट्रेनिंग में, उसके बाद आप सभी लोग फ्यूचर स्कोप जरूर लिखते हैं. हमने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया लेकिन उसके बाद भी हमें ना चाहते हुए भी ये एनालाइज करना पड़ता है कि फ्यूचर में इसमें और क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में ये और कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है. बात समझ में आई. साथ ही साथ जब हम DFD बनाते हैं तो कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है. DFD की कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है कि नहीं ये गाइडलाइन फॉलो करिए, ये गाइडलाइन को फॉलो करके ही प्रोसेस बॉक्स लेना है, DFD लेना है, ये ET लेनी है. नहीं, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द एनालिस्ट. ये सिर्फ एनालिस्ट के ऊपर होता है और उसकी टीम के बीच में जो डेमोक्रेटिक एक टीम बनी होती है, डिस्कशन होता है और एनालिस्ट फाइनल डिसीजन लेता है, उसके हिसाब से ही पूरा DFD प्रिपेयर होता है. So this is all about information of DFD, data flow diagram. Now come to the constructs. इसके पहले आप सभी लोग अटेंडेंस लिख दीजिए चैट बॉक्स में. जल्दी से. किसी भी हाल में आज
सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी? कोई ऐसा भी जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं की है अभी तक? ठीक, अब सभी लोग फटाफट से काम करिए, अपना अपना नोटबुक निकालिए। ठीक, अपना अपना नोटबुक निकालिए और हाँ, कौन कह रहा नहीं आ रही है? मुझे तो पूरी आवाज आ रही। हाँ वो चलो ठीक है, अब आ रही ना? चलो फटाफट लिखिए नोटबुक में, कंस्ट्रक्ट ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। कंस्ट्रक्ट्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, पहला लिखिए रेक्टेंगल। क्या है? पहला है रेक्टेंगल। इसमें लिखिए सबसे पहले नेम ऑफ कंस्ट्रक्ट, फिर यहाँ सिंबल और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। नेम ऑफ कंस्ट्रक्ट, सिंबल, रिप्रेजेंटेशन। ठीक, पहला है फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल। सिंबल बना लीजिए इसका। और ये है यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एंटिटी और इनपुट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया, ये एक्सटर्नल एंटिटी हो गया। वहां पे नाम क्या था? ईआर डायग्राम में इसको हम लोग क्या कहते थे? एंटिटी। हाँ, ये एंटिटी होता था, लेकिन यहाँ पे इसका नाम हो गया एक्सटर्नल एंटिटी और इनपुट भी कहते हैं, यानी इनपुट हमको इसी से देना है, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड, सर्किल। सर्किल बना लीजिए। दिस इज यूज्ड फॉर प्रोसेस। सर्किल इज यूज्ड फॉर प्रोसेस। जब हमें प्रोसेस बताना है किसी को या प्रोसेस दिखाना है, वो सर्किल से यूज हो। ठीक, थर्ड है पॉलीगन। मतलब पॉलीगन का मतलब, रेक्टेंगल में तो 4 हो गए, लेकिन पॉलीगन में 5 है। ये वाली एक साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, 5 साइड। ठीक, दिस इज यूज्ड फॉर आउटपुट। ये किस लिए यूज होता है? आउटपुट के लिए। जब हमें कहीं आउटपुट रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है, तो हम इसको यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर आउटपुट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये दो पैरेलल लाइन जो हमारी डेटा स्टोर या डेटाबेस, या अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और वेयर हाउस। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करती है ये दो लाइनें। फोर्थ वाली दिख रहा है ना सबको?
पॉलीगन बोला ना ये। देखो अब है भैया, दो हमने दो से किया है, ये दूसरी वाली से देखो। अभी तक शेयरिंग वाली पे ही जा रहे हो राज राठौर। भैया हाँ, तो अब तो दिख रही ना बड़ी। तो ये तो है ना, जब मैं कागज पे लिख करके आपको एज ए बोर्ड बताऊंगा तब तो आपको इधर स्विच करना पड़ेगा, और जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो उधर करना पड़ेगा, दोनों ही करने पड़ेंगे। मैं सिस्टम पे तो नहीं लिख पाऊंगा ना, है कि नहीं? वाह, ये डेटा स्टोर के लिए है, डेटाबेस। पैरेलल लाइन डेटाबेस, डेटा स्टोर या वेयर हाउस, मतलब जहां हमको बताना पड़ेगा सिंबल से कि ये हमारा डेटाबेस में जा रहा है, तो हम ये नहीं लिखेंगे ये डेटाबेस है, या डेटाबेस का या टेबल का नाम नहीं लिखना है, हमको ये सिंबल बता देना है और इसमें ही नाम लिखना है वो। बात समझ में आई? हम्म। हाँ चलो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाक से। कंस्ट्रक्ट अ डीएफडी टू कैलकुलेट RMS value of three number। RMS वैल्यू ऑफ थ्री नंबर। RMS जानते हैं क्या होता है? कोई बताएगा RMS क्या होता है? R.M.S, ये RMS वैल्यू है। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। एग्जैक्टली इस एग्जैक्टली सबसे पहले क्या करना पड़ता है इसमें, इन सबका स्क्वायर निकालते हैं, उसके बाद इनका मीन निकालते हैं, और आखिरी में स्क्वायर वो रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब लिखा है RMS लेकिन होता उल्टा प्रोसीजर। बात समझ में आई? तो हमने कहा RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले ये हमारा वन लाइन प्रॉब्लम हो गया, और इसका हमको जो सोल्यूशन मिला, जो हमारे दिमाग में आया, तो हमने सबसे पहले वर्कआउट किया, इनपुट द नंबर, इनपुट नंबर, नंबर्स। इनपुट नंबर्स का मतलब हो गया, क्या हो गया? इनपुट नंबर का मतलब हुआ कि हमने जो है नंबर्स यूजर से तीनों इनपुट करा लिए। ठीक है, उसके बाद तुरंत प्रोसेस आपने कर दिया। प्रोसेस में हमारा ये RMS कैलकुलेटर है, ये हमारा RMS कैलकुलेटर है, ये प्रोसेस है। और उसके बाद जो भी होगा वो हमारा आउटपुट होगा, ये हमारा आउटपुट होगा। ये एक इनपुट है जिसको हमने कहा एक्सटर्नल एंटिटी, इससे हम इनपुट ले लेंगे तीनों नंबर। फिर ये हमारा प्रोसेस है, दैट इज योर RMS कैलकुलेटर, और उसके बाद ये आउटपुट हो गया हमारा। तो इनपुट्स जो आए वो प्रोसेस में चलेगा, क्योंकि इसमें एरो है, डेटा फ्लो कैसे जाएगा।
और कैलकुलेट होने के बाद क्या हुआ, आउटपुट वाली विंडो में चला गया, या जहां आउटपुट हमारे क्रिएट हो रहे रिपोर्ट फॉर्म, और रिपोर्ट कहां चली गई, वापस यूजर के पास, या जहां से आपने नंबर लिए थे। अब आप देख लीजिए, यूजर से ही आपने नंबर लिए थे, तो हमने ये वाला आउटपुट कैलकुलेट, क्योंकि कहीं ना कहीं आउटपुट को आप रखेंगे भी, हमने इसको यहां रख दिया। ठीक, अभी हमने इसमें डेटाबेस बनाया ही नहीं, ये हमने विदाउट डेटाबेस एक टेम्परेरी जीरो लेवल बनाया। जीरो लेवल जब आप बनाते हैं तो सिर्फ नाम लिखते हैं। ठीक, आप चाहें तो यहाँ इनपुट में एंटिटी डाल सकते हैं, यहाँ आउटपुट में आप डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। और ये प्रोसेस, दिस इज जीरो लेवल डीएफडी, या इसको किसी किसी किताब में मिल जाएगा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। जीरो लेवल डीएफडी और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं इसको। बात समझ में आई? इतना समझ में आया? अब देखिए, अब क्या हुआ, अब हमने ये तो ले लिया कि आरएमएस कैलकुलेटर है और ये सब, हमने इतना सब कुछ कर लिया है। अब हमें ये प्रोसीजर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अब हमने क्या किया, ये जीरो लेवल प्रोसेस था, अब हमने इसको बाइफरकेट करना शुरू कर दिया। कैसे बाइफरकेट करना शुरू कर दिया? फर्दर जो अब हम करने जा रहे हैं इसी पेज में, आप समझ लीजिए कि ये हमारा फर्दर डिकम्पोजिशन हो जा रहा है। तो हमने आरएमएस कैलकुलेटर तो लिया, लेकिन हमने इसको अभी जो वैल्यू ली है उसको कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया कि ये वैल्यू हमको उसने फ्लोट की दी थी, इंटीजर की दी थी, कैरेक्टर की दी थी। तो सबसे पहले सपोज करिए हमने यहाँ पे एक प्रोसेस लिया, वहां पे वैलिडेट कर दिया, इनको वैलिडेट कर दिया, और वैल्यू हमारी है विजिबल। तो हमने अब क्या किया, क्योंकि इनपुट लिए थे, तो इनपुट में हमें तो ये पता ही नहीं चला कि कौन सा इनपुट आया, कहाँ चला गया, तो और इंटीजर है कि नहीं है, कि फ्लोट तो नहीं दे दिया, या हमने फ्लोट के लिए कहा था, इंटीजर तो नहीं दिया। तो हमने इसके लिए क्या किया, ये प्रोसेस आपको खुद सोचने, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज ओनली डिपेंड अपॉन टू द एनालिस्ट, प्रोजेक्ट लीडर या उसकी टीम। तो हमने उनको वैलिडेट किया कि आप बताओ भैया ये इंटीजर है क्या है, एक प्रोसेस लगा दिया। फिर हमने इसको और रेक्टिफाई किया। हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट स्क्वायर, इज इट रीडेबल, मैंने लिखा हुआ है कैलकुलेट स्क्वायर, समझ लेंगे आप लोग, समझ लेंगे कि हमने कैलकुलेट स्क्वायर किया हुआ है। हेलो, हाँ, तो उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या हुआ, मीन आपने कैलकुलेट किया, हम लिखे दे रहे हैं ऊपर कैलकुलेट मीन। अगले प्रोसीजर में हमने क्या किया, और हमने देखिए एरो लगा रहा हूं, हमने मीन कैलकुलेट कर दिया। पहले हम लोग स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, फिर मीन करते हैं, और उसके बाद ये नीचे लिखे दे रहा हूँ, वैसे तो लाइन से ऐसे जाना चाहिए इधर से भी, लेकिन आप दाएं बाएं कहीं ऐसे भी बना सकते हैं, बस आपस में क्रॉस नहीं करने चाहिए। उसके बाद हमने इसको क्या किया, आरएमएस कैलकुलेट कर लिया, आरएमएस कैलकुलेशन ये हमारा हो गया। इस वाले के बाद फर्दर मीन करने के बाद फिर आपने जो इस रूट निकाला, यानी आरएमएस हमारे पास आ गया। हमने सिर्फ इस प्रोसीजर को अभी डिफाइन कर दिया, और कैलकुलेट करने के बाद आपने इसको डेटाबेस में लेके चले गए। इसका हमने नाम दे दिया, डीबी नाम दे दिया, डीबी 1.0, ये हमारा टेबल का नाम है। यानी हमने जो है इसको डीबी 1.0 डेटाबेस में इसको स्टोर कर दिया। ये हमारा जीरो लेवल का था, हमने इसको डिकम्पोज कर दिया, यानी हमारा 1 लेवल का हो गया। तो अब इन देखिए हर प्रोसेस का नंबर पड़ेगा, तो ये तो जीरो लेवल है। तो अब ये जो आपके प्रोसेस हैं ये आपके हो गए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, और सिर्फ प्रोसेस बॉक्स का नंबर पड़ेगा, समझ रहे हैं? 0.1, क्योंकि हमने जीरो लेवल ये प्रोसेस बॉक्स को या प्रोसेस को ही हमने
डिकम्पोज किया तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यानी इस आरएमएस कैलकुलेटर को हमने और ज्यादा रिफाइन कर लिया। अब ये बताइए, हमने यहाँ वैलिडेट कराया, वैलिडेट कराने में हमने ये पा लिया कि ये सपोज करिए कि ये जो है इंटीजर वैल्यू थी, हमने इतना काम कर लिया, लेकिन क्या हमने अगर इंटीजर वैल्यू नहीं है तो क्या हमने कोई ऐसा प्रोविजन किया कि हम इसको और फर्दर जो है चेक कर लें? तो सपोज करिए हमने वैलिडेशन के बाद यहाँ पे और लगा दिया, कोई एक प्रोसेस और बना दिया, ये दूसरा प्रोसेस हमारा चल गया, ये इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अगला है, ठीक है। ये मैं इसका एरो नहीं बता रहा हूँ, ये ऐसे लिखा दे रहा हूँ, यूं इस तरह से कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग या कन्वर्टर, ये मैंने एक प्रोसेस लगा दिया कि अगर इंटीजर है तो फ्लोट में कर ले एज पर आवर रिक्वायरमेंट, और अगर फ्लोट में है तो इंटीजर कर दे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। यानी इस पर्टिकुलर प्रोसेस बॉक्स को या इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हमने फिर से डिकम्पोज कर दिया, तो अब इसका नंबर हो गया 0.1.1 और ये लेवल 2 हो गया, ये लेवल 1 था, ये लेवल 0 था, ये लेवल 1 था, और इस सिर्फ हमने इसी प्रोसेस बॉक्स को डिकम्पोज किया तो ये हो गया हमारा सेकेंड लेवल डीएफडी, और इसका जो नंबर होगा 0.1.1, वर्जनिंग की तरह चलता है। अगर आप इस प्रोसेस को और ज़्यादा ब्रेक करना चाहते हैं, कैलकुलेट स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर में आप कितने डिजिट तक लेके जा रहे हैं, फर्दर इसको और ज़्यादा डिकम्पोज कर रहे हैं इस प्रोसीजर को, तो 0.2.1, क्योंकि जो बॉक्स होगा, जो प्रोसेस बनेगा उसका वर्जन चलेगा। इसका होगा 0.3.1, अगर दो बनेंगे तो 0.3.1, 0.3.2। समझ में आया? हाँ, तो डीएफ लेवल 2 में ये होगा, जैसे 1 में आपने इस पूरे प्रोसेस को डिकम्पोज कर दिया, अब इसमें से किसी भी प्रोसेस को आप और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, रिफाइन करना चाहते हैं, और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, और इसकी वैल्यू को रिफाइन करके और यूज़र को बताना चाहते हैं, तो आप उसकी किसी भी प्रोसेस को फिर से डिकम्पोज कर दीजिए, फिर से डिकम्पोज कर दीजिए। तो ये डिकम्पोजिशन आपका जो है वो कहलाता है सेकेंड लेवल डिकम्पोजिशन ऑफ डीएफटी। समझ रहे हैं? दिस इज सेकेंड लेवल ऑफ डीएफटी। भाई सपोज करिए हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का बनाया, तो एक तो हमारा वन लाइन जो है प्रोसेस आपका जो बन गया डिफिनेशन, सपोज करिए प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे एंटिटी आ गई सारी, ये आपका एलएमएस हो गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे आउटपुट आ गए, जो भी आउटपुट है आपका, एंटिटी आई, ये आउटपुट आया, और फर्दर ये यहाँ पे बन गया, ये आपका एलएमएस 0 लेवल हो गया। अब इसमें आपने मॉड्यूल बनाने शुरू कर दिए, फर्दर डिकम्पोजिशन शुरू कर दिया, हमको अलग पेज से करना है, तो मैं इसके साथ ही साथ बता रहा हूँ आपको अलग लेवल पे ले जाना है, उसका नंबर अलग लिखना है, 1 लेवल डीएफडी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो जब आपने ये किया तो एलएमएस को और डिफाइन कर दिया। अब इसमें आपने क्या किया, बुक पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया, एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, फिर आपने क्या किया, बुक इशू करा ली, ये कराया, ये फर्दर प्रोसीजर हुए, ये हो गया 0.1, 0.2। अब आप कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमको इस इशू को, प्रोसीजर को और ज़्यादा बाइफरकेट करना है। अब इशू में हम पहले उसका वैलिडेशन चेक कर लें कि ये जब इशू कराई तो इशू कराने में ये बुक का टाइप क्या था, इशू डेट क्या थी, ठीक, उसके बाद कोई फाइन तो नहीं चला गया है, ठीक, टाइम लिमिट हम 15 दिन की दे रहे हैं या 20 दिन की दे रहे हैं, यानी इस प्रोसेस को हमने फिर से ब्रेक कर दिया और डिकम्पोज कर दिया, तो ये हो जाएगा 0.2.1। तो ये 0 लेवल हो गया, ये 1 लेवल हो गया, और इस प्रोसेस को हमने ब्रेक कर दिया तो ये 2 लेवल हो गया। जिस भी प्रोसेस एक बार जो बनने के बाद आप फर्दर डिकम्पोज करते हैं, फर्दर उस पर काम करते हैं, तो वो उसका लेवल इन्हेंसमेंट कहलाता है, तो वो अगला लेवल हो जाता है।
ये जरूरी नहीं कि सारे प्रोसेस को आप एक साथ डिकम्पोज करेंगे तभी वो सेकंड लेवल पे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे ट्री तो सब लोग ने पढ़ा था। तो ट्री में, बाइनरी ट्री में हम लोग क्या करते थे कि किसी भी लेवल पे एक नोड के एक पर्टिकुलर जो उसका था जो रूट था उसके दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन एक है फिर भी आगे एक्सपेंशन होने जा रहा है तब भी हो सकता है, फिर दो है नीचे, फिर किसी का एक है या एक ही लेफ्ट है या एक राइट है तब भी एक्सपेंशन तो हो रहा था ना, रुका तो नहीं रहा था, लेकिन लेवल एक्सपेंड करता चला जा रहा है। सेम यहाँ पे है, तो लेवल एक्सपेंड करता चला जाएगा जहां पे आपको लग रहा है कि मुझे रिफाइन या रिवर्क करने की जरूरत है। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बाद में तो हमारा आपका इस पे टॉपिक पे डिस्कशन होगा नहीं, सीधे रिपोर्ट ही सबमिट करनी होगी। इसीलिए ये, क्योंकि इसका पार्ट है, मैंने इसलिए डिटेल में पढ़ाया बहुत, इसलिए नहीं तो जो आपके यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब आएगा तो डायग्राम बहुत छोटा मोटा छोटी प्रॉब्लम के लिए आ सकता है, नहीं तो डायग्राम नहीं बनाने को आएगा। हालांकि हम हमेशा पूछते हैं और बनवाते भी हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं उसमें एग्जाम में नहीं आता है, हम हमेशा बनवाते हैं। लेकिन आपके लिए प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट का ये बिल्डिंग मतलब कह सकते हैं ब्लॉक है, बिना इसके आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा नहीं, इसलिए मैंने और डिटेल में किया। इसको और पढ़ लीजिए, अगर आपको फिर फर्दर कहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है कोई कुछ है तो हम लोग उसको ट्यूब क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन लीव, अब आप जा सकते हैं।